Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। ये 18th सेशन है पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज़ का, जो सीरीज़ आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगी आपको। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं हर रोज़, और बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपकी रिवाइज होती हैं जो कि ज़रूरी है। तो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के सेशंस की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल ही रही है। कल वाले सेशन की भी PDF मैंने जस्ट अभी शेयर किया विद आंसर्स। स्टार्ट करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आ जाइए फटाफट से, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कहने पर या बिना कहे या जैसे भी आप ठीक समझें। ठीक है बात, एक बार ज्वाइन कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। नोटिफिकेशन का थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, कभी जाती है कभी नहीं जाती है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाओगे तो वहाँ डेली सेशन की अपडेट मैं एटलीस्ट दे ही देती हूँ, है ना, लिंक शेयर करके वीडियो का, और PDFs भी मिल ही जाती हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। अच्छा, जो शाम वाली क्लास होती है करियर विल के बैचेस में, वो क्लास आपकी आज नहीं हुई है क्योंकि कुछ अर्जेंट था तो मैं नहीं ले पाई हूँ उसको। ठीक, कोई बात नहीं, मंडे मिलेंगे और कर लेंगे, अभी तो एग्ज़ाम में भी समय है। ठीक, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने। क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर लो। आजकल ब्लर जो दिखता है ना ये, तो ये क्वालिटी को आप अगर इंक्रीज कर लोगे, सेटिंग्स में जाके वहीं पे ऑप्शन होगा, तो हाई अगर क्वालिटी कर लोगे, रेजोल्यूशन हाई कर लोगे तो एकदम क्लियर दिखेगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती, ये आपके एंड पे दिक्कत होती है। जैसे अभी मेरे यहाँ भी 144p पे चल रहा था तो मुझे खुद नहीं दिख रही थी मैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी किस इन चार ऑप्शंस में से कौन सी भाषा आपको लग रही है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी निम्नलिखित में से किस भाषा समझाने के उद्देश्य के रूप में माना जा सकता है। किस एक स्टेटमेंट को, किस एक ऑप्शन को आप ये कहेंगे कि इस ऑप्शन में समझाने के लिए भाषा का यूज हुआ है। भाषा को भी अलग अलग तरह से यूज करते हैं ना हम, तो भाषा का समझाने के लिए यूज किस ऑप्शन में आपको देख करके लग रहा है कि यहाँ कोई चीज एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए बात हो रही होगी। तो पहला ऑप्शन है आपका यूजिंग वोकेबलरी, यानी जब आप शब्दावली का प्रयोग करते हैं, शब्दावली में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, तो सिर्फ वर्ड से एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 वर्ड्स बोल दूं तो उससे कुछ एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही हुआ, तो एक्सप्रेस करने के लिए मुझे कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर बात किसकी चल रही है, एक्सप्लेनेशन की चल रही है, तो सिर्फ वोकेबलरी नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, किसी वक्तव्य को समझाना, यानी अब आपको भाषा का इस्तेमाल किसी चीज को समझाने के लिए करना पड़ेगा, स्टेट करने के लिए करना पड़ेगा। स्टेट द सेंट्रल थीम इन योर ओन वर्ड्स, जो भी सेंट्रल थीम है, मान लीजिए कि स्टोरी है, उसका सेंट्रल थीम क्या है, तो मान लीजिए ऑनेस्टी के ऊपर है, तो अगर आपने वो सेंट्रल थीम, जो भी उसका केंद्रीय विषय है, उसको बता ही दिया, मान लीजिए ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, तो इससे एक्सप्लेनेशन कहाँ आई। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, ये तो एक वन वर्ड के जैसा स्टेटमेंट हो गया, इसमें एक्सप्लेनेशन कहीं हमें नजर नहीं आ रही। फिर इसके बाद अगर हम देखें, रीडिंग इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से पढ़ना, मान लीजिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ूं प्रॉपर इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हुए, क्या होगा उससे, क्या आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा? नहीं, समझाने के लिए तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ें, तो पहला जो आंसर मतलब इसमें सही है वो है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फॉर दैट मैटर ये एक क्वेश्चन ही है, अब इसको एक्सप्लेन करने की यदि बात आएगी, दैट मीन्स हम भाषा को समझाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। किस चीज के लिए? समझाने के लिए। तनु, अभी मैंने बताया कुछ अर्जेंट काम था तो इस चक्कर में आपकी शाम वाली क्लास नहीं हुई है करियर विल पे, उसके लिए टेंशन मत लो, अभी मैं हूँ अवेलेबल तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, है ना, मंडे को लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी ही पर्सनैलिटी टॉपिक शुरू होगा। चलिए, इतनी बात सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण का या संचार का हिस्सा नहीं है, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें भी लिखा हुआ है नॉट, तो ध्यान से आंसर करना होगा हमें। कम्युनिकेशन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कभी आपने जरूर इंग्लिश पेडागोजी में भी पढ़े होंगे। अगर हम बात करें, शिवांग कह रहे हैं पहली लाइव क्लास से, अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो पहला है डेफिनेशन, फिर है मैसेज, थर्ड है रेसिपिएंट, और फोर्थ है आपका सेंडर। तो कौन सा एक एलिमेंट कम्युनिकेशन में यूज नहीं होगा? शिवम सिंह कह रहे हैं, रिमेंबर मी मैम, योर ओल्ड स्टूडेंट, फाइनली टीचर बन गया हूँ आप सबकी वजह से। अरे बहुत बढ़िया शिवम, बहुत प्यारी बात है, मेल कीजिएगा, एक आपका एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे लेट्स लर्न पे, है
है ना, himanshi.edu10@gmail.com। बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें तो कौन सा एक पार्ट नहीं है कम्युनिकेशन का? डेफिनेशन, मैसेज। भाई मैसेज तो कम्युनिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक एलिमेंट है। रेसिपिएंट, जो भी एक रिसीव करने वाला व्यक्ति है, हाँ वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सेंडर भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बट इसमें हम जो डिकोडिंग और एनकोडिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेफिनेशन कोई यहाँ पे पार्ट नहीं है कम्युनिकेशन का। डेफिनेशन तो परिभाषा है, एक स्टेटमेंट के जैसा हो गया, वो कम्युनिकेशन का पार्ट हम डेफिनेशन को नहीं मानेंगे। आप खुद देखिए, जब आप रियल लाइफ में बात कर रहे होते हैं, कितनी डेफिनेशन का आप इस्तेमाल करते हैं। तो कम्युनिकेशन का हिस्सा या महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है कौन? डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन के अगर हम 4 एलिमेंट्स मैटर करते हैं सबसे ज्यादा, जिसमें मैसेज है, रेसिपिएंट है, सेंडर है, और जो वो एनकोडिंग डिकोडिंग की प्रोसेस हम रखते हैं, सॉरी फीडबैक है उसके बाद। ठीक, मैसेज, सेंडर, रिसीवर और फीडबैक, ये 4 लोग इंपॉर्टेंट है। मतलब लोग तो नहीं कहना इनको सही होगा, इनको 4 एलिमेंट्स कहना शुरू होगा, जो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है एक तरह से। समझ रहे हो बात को? अभी टाइम लगेगा। म्यूजिक D++ PRT का एग्जाम मुझे लगता है अगस्त के बाद ही होंगे एग्जाम्स। देखिए, फीडबैक की यदि हम बात करें, क्योंकि PRT में ज़्यादा लोग होंगे, बाकी इनका भरोसा कुछ नहीं होता। देखो D++ का सेंडर एक एलिमेंट है, मैसेज एक एलिमेंट है, पार्ट है, या मैं कहूँ इंपॉर्टेंट, रिसीवर एक पार्ट है, फीडबैक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं सेंडर की, सेंडर वो व्यक्ति है जो मैसेज को भेजेगा। मान लीजिए मैं सेंडर हूं, या एक डॉक्टर है जो जिसको आपकी दवाई लिखनी है, मान लीजिए किसी एक अपने प्रेस्क्रिप्शन देना है, मान लीजिए किसी एक अपने क्या कहेंगे पेशेंट को, तो वो सेंडर बन गया यहाँ पे डॉक्टर। एनकोड करेंगे वो मैसेज को। अब वो जो अपने पर्चे में दवाई लिखते हैं, वो जो प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो एनकोडिंग ही मानती हूँ मैं तो उसको, क्योंकि नॉर्मल इंसान को तो वो लैंग्वेज समझ में भी नहीं आती कि क्या लिखा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, एनकोड कर दिया अपने मैसेज को, अपना जो भी वो कहना चाहते होंगे अपने मेडिकल स्टोर वाले बंदे को। ठीक, फिर ये मैसेज है, ऑब्वियसली ये एनकोड करके, एनकोड किसको किया होगा? एक भाषा में डाला है, किसको? मैसेज को। ठीक, अब मैसेज को डिकोड कौन करेगा? ये जो केमिस्ट है, या जो भी आपका मेडिकल स्टोर है, जहां से भी आप दवाई लेने जाएंगे, क्योंकि आपको तो समझ आने से रहा। ठीक, फिर उसके बाद 4th चीज है रिसीवर, जिसको ये रिसीव कौन करेगा? डिकोडिंग के बाद वो रिसीव कर लेगा। रिसीवर जो है वही डिकोड करेगा। इस तरह से भी आप इसको मान सकते हैं। बहुत बढ़िया शिवांक। तो नॉइज क्या होता है? बीच में यदि कोई एक ऐसी चीज आ जाए जिसकी वजह से समझ ना आ रही हो चीजें। फीडबैक क्या है? जो चीज समझ में आई वो कितनी समझ आई। ठीक, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ 4 एलिमेंट थे, सेंडर, मैसेज, रिसीवर और फीडबैक। कम्युनिकेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, असेसमेंट हेल्प्स टीचर्स टू, यानी आकलन शिक्षकों को किस चीज में मदद करता है? असेसमेंट हम जानते हैं, बच्चे का आकलन करना, किस चीज के लिए? फीडबैक के लिए, ये पता करने के लिए कहाँ कमी रह गई है, कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है। ये एक प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। ठीक है जी। बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए। 9 बजे से स्टार्ट करिए क्लास। चलो 9:15 करने की कोशिश करेंगे मंडे से। अभी कुछ दिन पता नहीं यार, नई नई समस्याएं आती रहती हैं जब देखो, है ना। अभी तो ये एक्सरसाइज वाला जो मेरा रूटीन चल रहा है, उसकी वजह से कुछ दिन तो दिक्कत रहेगी। बाकी 9:15 आई विल ट्राई कि मंडे से 9:15 हम सेशन कर दें। 3rd का सी देखिए, असेसमेंट हेल्प्स टीचर्स टू ग्रेड स्टूडेंट्स, ग्रेडिंग के लिए, डेवलप कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। कंपटीशन डेवलप करना किसी भी चीज का उद्देश्य नहीं है पूरी एजुकेशन प्रोसेस में। टू प्लान देयर टीचिंग स्ट्रेटेजीज, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को वो प्लान कर पाए, या फिर प्लीज पेरेंट्स, पेरेंट्स को आकर्षण या आकर्षित करने का एक तरीका है असेसमेंट, या बच्चे का टेस्ट लेना या उसका आकलन करना। ऐसा भी हमने कभी नहीं सुना कि पेरेंट्स को प्लीज करने के लिए एजुकेशन दी जा रही हो। अगर कुछ स्कूल्स ऐसा करते हैं तो वो गलत है, मेन पर्पस ये नहीं होता। ग्रेड स्टूडेंट्स, ग्रेडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एक प्रॉपर फाइनल इवेल्युएशन का, जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। असेसमेंट किस चीज में हेल्प करेगा? ग्रेडिंग से ज्यादा हेल्प करेगा फीडबैक में, कि बच्चे को और बेहतर कैसे सिखाएं, और बेहतर कैसे सिखाएं में टीचर को पता लगेगा। मान लीजिए एक कोई टेस्ट लिया, वीकली टेस्ट, या कुछ ऑब्जर्व किया आपने,
अब आपको पता चलेगा बच्चे में कमी कहाँ है, वो कैसे सीखता है, उसको इंप्रूव कैसे कराएं। तो आप अपना लेसन प्लान जो बनाएंगे ना अगली बार, उसमें ध्यान रखेंगे कि कैसे आप उस बच्चे को और बेहतर सिखा सकते हैं। तो टू प्लान देयर टीचिंग स्ट्रेटेजीज, आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी, आपका लेसन प्लान कैसा रहेगा, आपकी रणनीति कैसी रहेगी बच्चों को सिखाते समय, आप कौन से मेथड्स का यूज करेंगे, आप कौन से टीचिंग एड्स का यूज करेंगे, आप कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे, आप कौन से एग्जाम्पल्स देंगे, ये सब आप जान सकते हैं जब आप बच्चों का आकलन करते हैं। मान लीजिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, मान लीजिए आप उनको ऑब्जर्व करते हैं जब वो आंसर देते हैं, क्लासरूम में जब वो एक्टिविटी करते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं, असेस करते हैं आप बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अभी अब नया नया क्या मैंने फिर से एक्सरसाइज शुरू की है, तो जिम ज्वाइन किया है, तो एक पर्सनल ट्रेनिंग में ले रही हूँ। तो जो पर्सनल ट्रेनर हैं, फर्स्ट डे उन्होंने क्या किया, एक असेसमेंट प्लान लेकर के आए, वो कि आकलन करेंगे कि अभी आपकी हेल्थ की स्थिति है क्या, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी देर आप ट्रेडमिल पे भाग सकते हो, सांस कब फूलता है, बात। तो ही वॉज टॉकिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, जांचने के लिए कि मैं सांस तो नहीं फूल रहा बात करते हुए, है ना। तो वो फूलेगा नहीं, क्योंकि अब बोलने का ही खाते हैं मेरे जैसे लोग, तो बोलने का ही काम है, तो सांस तो नहीं फूलने वाला है। तो वो एक चीज है। या फिर और बहुत सारी एक्टिविटीज उन्होंने कराई और देखा कि कमी कहाँ है, जहां जहां कमी है, मान लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है बॉडी में, तो उस पर काम किया जाएगा। अब वो सीधा एक्सरसाइज कराने लग जाए मुझे बेवजह ही, कोई भी, मान लीजिए मेरी कैपेसिटी है वेट उठाने की 20 किलो और मैं उठाऊं वहां पे 30 किलो या फिर सिर्फ 5 किलो, तो उससे फायदा नहीं होगा। तो टीचर की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि बच्चे को जरूरत क्या है, उसका आकलन करना जरूरी है। ठीक है, आकलन करना जरूरी है। असेसमेंट का मेन पर्पस यही होता है, और लगभग टीचिंग से लेके और आपके फिटनेस से लेकर के, और डॉक्टर भी आपको पहले असेस करता है, जानेगा, डायग्नोस करेगा कि समस्या कहाँ है, कितने पानी में आप हैं, उसके बाद आगे की बात होगी। आप जो भी प्लान करेंगे आगे, मान लीजिए कैसी दवा देनी है, कैसी ट्रेनिंग सेशन रखना है, कैसा आपको टीचिंग प्लान रखना है, ये सब आप पहले असेस इसीलिए तो करते हैं ताकि आप जान पाए। ठीक है सूरज कुमार, 9:30 के अराउंड सेशन शुरू हो रहा है आजकल। तो मेन पर्पस असेसमेंट का यही है कि आप और इफेक्टिव बना पाए अपने टीचिंग को या अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी भाषा अधिग्रहण है क्या। देखिए एक बार, करा देंगे अमन कुमार, करा देंगे कोर्स, जल्दी करा देंगे अगर आप वहां की बात कर रहे हैं तो। व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी भाषा अधिग्रहण क्या है। लैंग्वेज इज लर्नड कॉन्शियसली, यानी सचेत रूप से सीखी जाती है, चेतन मन से सीखी जाती है, चेतन रूप से सीखी जाती है। लैंग्वेज इज सबकॉन्शियसली लर्नड, यानी भाषा अवचेतन रूप से सीखी जाती है। या फिर लर्निंग द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, भाषा के नियम सीख करके भाषा सीखी जाती है। या फिर हमारा डी ऑप्शन है, फॉर्मल लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज, यानी भाषा की औपचारिक शिक्षा। बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से। नहीं, मजाक सिर्फ मैं करूंगी, आपको मजाक संडे को करने का अधिकार है, उससे पहले नहीं। ठीक है, आंसर कीजिए फटाफट से। बी, डी, मिक्स्ड। डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं अभी बताऊंगी सोनम, पहले ये करते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी भाषा अधिग्रहण होता क्या है। भाषा अधिग्रहण वो है जब बच्चा बिना एफर्ट के लैंग्वेज को सीख ले, दैट मीन्स सबकॉन्शियसली, उसको ध्यान नहीं देना पड़ा, उसने अपनी मदर टंग को कैसे एक्वायर किया, मातृभाषा को, जो भाषा उसके घर में बोली जाती है, सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली का मतलब क्या है, आपका ध्यान भी कोई खास नहीं गया, आपने कोई ग्रामर नहीं रटी, आपने कोई लैंग्वेज के रूल्स को नहीं ध्यान में रखा, आपने सिर्फ सुना, आसपास से अपने घर में कोई काम करते हुए देखा, कहीं कार्टून देखा, कोई और मोबाइल पे कुछ गाना सुना, कुछ किया, और अब भाषा को आपने एक्वायर कर लिया अपने एनवायरमेंट से। भाषा सीखी इसमें भी गई है, लेकिन कैसे, सबकॉन्शियसली, आपका एफर्ट कुछ खास नहीं लगा। तो लैंग्वेज इज लर्नड सबकॉन्शियसली, किसमें, लैंग्वेज एक्विजिशन में। अगर यही लैंग्वेज लर्निंग होता तो ऑप्शन ए सही हो जाता यदि लैंग्वेज लर्निंग होता, क्योंकि लर्निंग प्रॉपर एफर्ट और प्रैक्टिस से होती है कॉन्शियसली, जबकि एक्विजिशन जो है लैंग्वेज का, उसमें आप भाषा को सीखते हैं, लैंग्वेज सीखी जाएगी। लर्नड शब्द गलत नहीं है यहाँ पे, लेकिन कैसे, सबकॉन्शियसली, अवचेतन रूप से, जिसमें आप एक्टिवली याद नहीं कर रहे चीजें बट सीख जाते हैं माहौल से ही। लर्निंग द रूल्स एफर्टलेसली सीख जाते हैं। अगर मैं बात करूं लर्निंग द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, ये तो फिर लैंग्वेज लर्निंग हो गई, एक्विजिशन नहीं कहलाएगा। भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर है। अगर आपने हिंदी पेडागोजी या इंग्लिश पेडागोजी का एक भी सेशन मेरा नहीं देखा है तो आप वो जरूर देखें सर्च करके, उसमें आपको एक क्लियर हो जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, हिंदी और इंग्लिश, और ये आपको हेल्प करेगा। फॉर्मल लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज, भाषा की औपचारिक, तो ये तो लैंग्वेज लर्निंग कहलाएगी जो स्कूल में होती है, जबकि लैंग्वेज एक्विजिशन तो आप अपने आस पड़ोस माहौल से सीख जाते हैं। ठीक है एलिस प्रजापति, शांति से पढ़ते रहो, तो अपने हिसाब से ही कराया जाएगा। इतने सारे टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं,
कितना पढ़ोगे? देखो एक बार 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ कैन वी डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, यानी हम छात्रों में श्रवण कौशल को कैसे विकसित कर सकते हैं। लिसनिंग स्किल मतलब वो अच्छे श्रवणकर्ता बन जाए, यानी अच्छे लिसनर्स बने, सुन करके समझ पाए। पूजा चौधरी, अभी तो सीटेट का कुछ अता पता चल नहीं रहा है, एक बार देखते हैं 1-2 दिन और, फिर एक देखेंगे, फिर कुछ दिमाग में है तो प्लान करेंगे। बताइएगा, आंसर कीजिए फटाफट से। डी। देखिए, अगर मैं बात करूं तो हाउ कैन वी डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? रीडिंग द बुक अलाउड, जोर जोर से पढ़ के। तो इससे लिसनिंग स्किल कहाँ हुई? ये तो जब बच्चा पढ़ेगा तो वो तो बोलने वाली उसकी स्किल प्रैक्टिस होगी, ना कि लिसनिंग। टेलिंग स्टोरीज, अगेन इसमें स्पीकिंग स्किल का यूज है, ना कि लिसनिंग का। वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग टू डायलॉग्स, ये भी अच्छा है, बट इससे भी बेहतर कौन है? ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि इसमें स्पीकिंग है। अब सी या डी में से कोई एक हो सकता है। श्रवण अभ्यास में क्या है? ये प्रॉपर एक्सरसाइज ही है सुनने की, कि आपको ध्यान से सुनना है और फिर लिखना है या बताना है, तो एक तरह से टेस्ट हो गया लिसनिंग का। यहां तो आप मजे मस्ती में डायलॉग वायलॉग जितना याद किया किया, नहीं किया नहीं किया, तो ये फॉर्मल एक्टिविटी है प्रॉपर। तो लिसनिंग को डेवलप करने के लिए आप एक्सरसाइजेस देंगे जो कि सुनने से रिलेटेड होंगी। 5 सेंटेंस बोले टीचर ने, बच्चे ने लिख के दिखाए या बोल के दिखाए, दैट मीन्स उसकी लिसनिंग एक्सरसाइज हुई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज अदर देन दी मदर टंग, यानी मातृभाषा के अलावा बच्चे दूसरी कोई भाषा कैसे सीखते हैं? मदर टंग तो हम घर से सीख जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी भाषा है वो कैसे सीखते हैं, ये पूछा है। फॉर्मल एजुकेशन से, पीयर ग्रुप इफेक्ट से, लर्निंग इन द क्लासरूम या लर्निंग एट होम? बताइए फटाफट। अब लर्निंग एट होम तो सेम है नेम, अच्छा लर्निंग एट होम तो मदर टंग हो गई, घर पे तो आपने अपनी मदर टंग सीख ली ना, तो चाहे वो दूसरी भी हो तब भी आप घर से मदर टंग को एक्वायर करते हैं, तो ये तो ऑप्शन हट जाएगा। लर्निंग इन द क्लासरूम में भी, पीयर ग्रुप इफेक्ट में भी, फॉर्मल एजुकेशन में भी। अब इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, कोई एक ही बेस्ट होगा, चारों या तीनों के तीनों सही नहीं हो सकते, ठीक है? हमारे आंसर के लिए तो एटलीस्ट सही नहीं होंगे तीनों के तीनों। फॉर्मल एजुकेशन, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज अदर देन दी मदर टंग। देखो सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ एक्टिव है इन तीनों ऑप्शंस में? लर्निंग इन द क्लासरूम, फॉर्मल एजुकेशन, सेम बात है ये तो। इन दोनों में अंतर क्या है? फॉर्मल एजुकेशन भी वही है जब आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, और लर्निंग इन द क्लासरूम भी सेम है। जब सेम ही बात है तो फिर इन दोनों में से एक कैसे चूज कर सकते हैं हम? पीयर ग्रुप इफेक्ट, यानी जो समकक्ष समूह है, साथी समूह का जो प्रभाव है, यहां पे ये नहीं लिखा कि कैसे सिखाएं, पूछा है मदर टंग के अलावा बाकी भाषाएं वो कैसे सीख लेता है। तो जब वो क्लासरूम में जाता है, एक बच्चा है जो हिंदी बोली जाती है जिसके घर में हिंदी उसको आती है, उसका दोस्त बना जो पंजाबी बोली जाती है जिसके घर में, अब वो 2 शब्द पंजाबी के सीख गया, अपने घर में जाकर के बोल रहा है, ठीक? जो उसके ग्रुप में जो भाषा बोली जाती है उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो पीयर ग्रुप इफेक्ट से जो साथी समूह, जो उसके एज के लोग हैं, क्लासमेट्स हैं, बच्चे हैं, जो भी उसके दोस्त हैं, उनसे वो भाषा को एक्वायर करेगा, ठीक? तो सीखी तो फॉर्मल एजुकेशन से भी जा सकती है, क्लासरूम में भी जा सकती है, बट बच्चे जनरली सीखते कैसे हैं दूसरी भाषा? तो आपको क्लासरूम में सोचना पड़ेगा, क्लासरूम के अकॉर्डिंग कैसे सीखते हैं। पीयर ग्रुप का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा उन पे, ठीक? रूपा चौहान, आगे बढ़ते हैं। कोई कह रहा है मैं CSIR की प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वही प्रिपरेशन ही कर लो, क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो? 2-4 मिनट देख लिया करो, थोड़ा बहुत कुछ एनर्जी मिलती है तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच, बाकी हम आपके एफर्ट्स की दाद देते हैं लेकिन फिर भी समय महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नेट सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कौन सी एक चीज एप्लीकेबल नहीं है नेट सिक्योरिटी को लेकर, यानी जो इंटरनेट की सुरक्षा है, बच्चों को इंटरनेट पे हम सुरक्षित रखें, उसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल? बताइए। पहला है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज किया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो इंटरनेट पे सिक्योर फील करें, वो कुछ उनको मतलब गलत इंफॉर्मेशन तक ना पहुंचे या उनको कोई हैक ना करे। दूसरा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हाँ ये बात भी हम बच्चों को बता सकते हैं, आज की डेट में तो ये होता भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चाइल्ड लॉक सिस्टम, बच्चों को आप जो चीजें, जो वेबसाइट्स या कुछ भी ऐसा डेटा है जो उनके लिए एक्सेस करना सही नहीं है, उस पर आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन जो है इंटरनेट पैक, इसका
इंटरनेट सिक्योरिटी से क्या संबंध है? इंटरनेट पैक तो आप किसी का भी यूज करो, किसी भी कंपनी का यूज करो, कहीं का भी यूज करो, क्या फर्क पड़ता है उससे? उससे कौन सा सिक्योरिटी का मतलब पॉइंट है? ऐसा कौन सा इंटरनेट पैक आपने सुना है आज तक कि इसमें सिक्योरिटी ज्यादा है, इसलिए जियो का नहीं एयरटेल का करा लो? ऐसा तो हमने नहीं सुना ना आज तक। तो इंटरनेट पैक से बच्चे की सिक्योरिटी का कोई संबंध नहीं है, जबकि चाइल्ड लॉक, पासवर्ड मजबूत होना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इन सबसे इंटरनेट सिक्योरिटी बनी रहती है, हैक वैक नहीं होते। ठीक है जी, तो आगे बढ़े। 7 क्वेश्चन हमने कर लिए। लाइक शेयर आप कर दिया करो, बताना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी? प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के नुकसान क्या हैं? भाई डिसएडवांटेजेस क्या हैं किसके? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के। पहला है इट क्रिएट्स फिजिकल बैरियर, यानी ये शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है। या फिर हाँ पढ़ना, वो तो लड्डू क्वेश्चन था। इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। इट डिस्ट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडी, बच्चों को स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करता है। इट क्रिएट्स मेंटल हैंडीकैप। अब हम लोग अगर बात करें तो हम लोग टेक्नोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं, है ना? मैं और आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, अभी लगभग हम लोग 2700-2800 लोग जुड़े हुए हैं। अब इतनी रात को 10 बजे क्या हम इतने लोग जुड़ पाते? और अगर 2800 लोग जुड़ते भी तो कितना बड़ा एक हॉल चाहिए होता, इवन एक ऑडिटोरियम ही चाहिए होता 3000 लोगों के लिए। तो समझ पा रहे हो ना बात? और कई बार 33,000 लोग भी होते हैं। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो एडवांटेज है। ठीक, ए ऑप्शन ज्यादातर लोग कर रहे हैं, जो कि सही है। देखो समझते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यानी कौन सा एक एडवांटेज नहीं है। इट क्रिएट्स फिजिकल बैरियर, ये बात बिल्कुल सही है कि फिजिकल बैरियर क्रिएट कर देता है कि मैं और आप सामने नहीं बैठे, मैं और आप सामने नहीं बैठ पा रहे, इसलिए फिजिकल बैरियर है। ये एक पॉइंट है जो थोड़ा सा वीक करता है इस चीज को, कि हम फिजिकली एक दूसरे के सामने नहीं है। मे भी कोरोना खत्म हो जाए, कभी मन करे तो मिलेंगे भी, है ना? तो एक फिजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है कि आमने सामने हम नहीं बैठ पाते। ये एक डिसएडवांटेज है एकमात्र जो मुझे भी लगता है। ठीक, इसके बाद इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, ये कहना बिल्कुल गलत है। रिक्वायर्स मोर स्पेस तो क्या है? फिजिकल क्लासेस को चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस को चाहिए, है ना? अभी मैं एक रूम से आपके साथ 3000 लोगों के साथ जुड़ पा रही हूं, ये पॉसिबल नहीं होता यदि यही चीज टेक्नोलॉजी यहां बीच में ना होती। तो ये तो गलत है कहना कि टेक्नोलॉजी को स्पेस की ज्यादा जरूरत है, नहीं। इट डिस्ट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडी, अब ये तो बच्चे के हाथ में, अब किसी को यूट्यूब पे हंसी मजाक ही देखना है तो वो तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा। तो ये तो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, ये तो आपके हाथ में है, यूजर के हाथ में, कि उसको कैसे देखनी है चीजें। ठीक है जी, डी क्यों नहीं हो सकता? वहीं आ रही हूं मैं। इट क्रिएट्स मेंटल हैंडीकैप, ऐसा कहां लिखा है कि टेक्नोलॉजी यूज करने से मेंटल हैंडीकैप हो जाएगा? ठीक, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से मेंटली आप हैंडीकैप हो जाएंगे। अब देखो, अति तो हर चीज की बुरी होती है। अब आप 14 घंटे 16 घंटे बैठे रहेंगे तो फिर कैसे ठीक होगा? स्पेशली छोटा बच्चा है तब तो दिक्कत है, फिर उसके बाद तो जब मेंटली वो डेवलप हो जाए तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग हैं जो सारा काम जिनका टेक्नोलॉजी से चल रहा है। इवन मैं अपनी बात करूं तो पिछले 5 साल में मतलब जितना मैंने लैपटॉप्स पे और सारी चीजों पे समय बिताया, शायद ही कहीं और बिताया हो। ठीक, तो अगर हम बात करें, स्क्रीन ही स्क्रीन है, सामने मैं देख रही हूँ आपको, स्क्रीन में कैमरा है, वो भी एक स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है, इधर एक लैपटॉप है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि मेंटली हैंडीकैप कर देगा, ऐसा नहीं है। अति है तो ऑब्वियसली वो बुरी है। ठीक, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, अब मेंटली हैंडीकैप तो वैसे भी मतलब और भी कारण हो सकते हैं ना, सिर्फ टेक्नोलॉजी तो नहीं है इसका कारण। इट क्रिएट्स फिजिकल बैरियर, यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि हम फिजिकली मिल नहीं पाते टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बस फोन पे बात हो गई, हम डायरेक्ट यहां मिल पा रहे हैं। तो ए स्ट्रांग है बाकी ऑप्शन से। यार ये तो सिंपल है ना, कोई कह रहा है ए क्यों स्ट्रांग है बी से, मतलब ये तो बिल्कुल इतनी लड्डू बात अगर हमें समझ में नहीं आ रही तो हमारा भविष्य खतरे में है। इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, भाई ये एक डिसएडवांटेज है टेक्नोलॉजी का कि इसमें स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज थोड़ी है, ये तो टेक्नोलॉजी का क्या है, एडवांटेज है कि ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो ऑफलाइन क्लासेस में होगा कि ज्यादा स्पेस की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। 2800 लोगों से जुड़ने के लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ एक रूम ही काफी है, और जबकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो बहुत स्पेस की जरूरत पड़ती। समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन को पढ़ के? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 पर। What do we see in a traditional teacher guided classroom? एक पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा कक्ष में हम क्या देखते हैं?
मतलब जो ट्रेडिशनल टीचर गाइडेड, मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है, टीचर सेंटर्ड तरीका है, पारंपरिक मेथड है मिनहाज। बताओ एक बार। हाँ मिनहाज समझ गई मैं, आप डेली आते हो शाम को करियर की क्लासेस में। बताओ फटाफट से, जवाब दो जवाब है। अच्छा ठीक है, चलो देखो एक बार। देखिए, व्हाट डू वी सी इन अ ट्रेडिशनल टीचर गाइडेड, पारंपरिक शिक्षक निर्देशक जो क्लास है, जो टीचर सेंटर्ड मेथड है, वहां पे हम क्या देखते हैं? चिल्ड्रंस एक्सप्रेशंस आर नॉट हियर्ड, बच्चों की अभिव्यक्ति नहीं सुनी जाती। ऐसा तो नहीं है, बल्कि उनके फेसेस हमें दिख रहे हैं, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से उनको देख सकते हैं। पैसिव एजुकेशन इज बीइंग गिवन, निष्क्रिय शिक्षा दी जाती है, क्योंकि टीचर सेंटर्ड है तो बच्चा कम एक्टिव है, टीचर ज्यादा एक्टिव है ट्रेडिशनली। ठीक है जी। फिर है चिल्ड्रन स्पीक ओनली टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द टीचर, बच्चे सिर्फ टीचर को उत्तर देने के लिए बोलते हैं। या फिर चिल्ड्रन टेक द इनिशिएटिव, बच्चे पहल करते हैं। क्या लगता है आपको? ट्रेडिशनल टीचर गाइडेड क्लासरूम का मतलब है टीचर सेंटर्ड, अकॉर्डिंग टू टीचर चल रही है क्लास, बच्चा एक्टिव नहीं है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, या हम कहते हैं कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में यही देखा जाता है कि बच्चा पैसिव हो जाता है, क्योंकि लेक्चर मेथड का उपयोग है, सिर्फ टीचर के ही हाथ में सारी बागडोर, बच्चे को मौका ही नहीं मिलता कि वो लर्निंग बाय डूइंग करे, एक्टिविटी करे। ठीक, यहाँ पे जो है चिल्ड्रन स्पीक ओनली टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द टीचर, ऐसा नहीं है, शोर भी करते हैं बच्चे, तो इसको कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। चिल्ड्रन टेक द इनिशिएटिव, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ही हो सकता है। चिल्ड्रंस एक्सप्रेसेस आर नॉट हियर्ड, एक्सप्रेशंस तो दिखते हैं। अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो ये और ये दोनों कहां शामिल हो गए? बी ऑप्शन में, कि बच्चा क्या है, उसको मौका कम मिलता है बोलने का, दैट मीन्स वो पैसिव है। बच्चे के एक्सप्रेशंस नहीं सुने जा रहे, दैट मीन्स वो पैसिव है। तो दोनों ही ऑप्शंस बी ऑप्शन में इंक्लूडेड है ऑलरेडी। तो बच्चा जो है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड जो है वो पैसिव बनाता है हमारी एजुकेशन को, जबकि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है या चाइल्ड सेंटर्ड बाल केंद्रित शिक्षा है वो एक्टिव बनाती है बच्चे को, करके सीखने पे, इनिशिएटिव लेने पे जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ यू हैव अ रीजनल लैंग्वेज मीडियम स्टूडेंट, यानी आपके कक्षा में कोई एक छात्र है जो क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करता है। मान लीजिए आप बिहार में एक शिक्षक लगे हैं और वहां पे कोई भोजपुरी बोलता है बच्चा, या कोई और मैथिली बोलता है, कोई और भाषा वहां पे चलती जितनी भी, वो क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करता है। ठीक है जी। इफ यू हैव अ रीजनल लैंग्वेज मीडियम स्टूडेंट इन योर क्लास, आपके क्लास में एक रीजनल लैंग्वेज मीडियम वाला बच्चा है जो अपनी रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है। हाउ वुड यू मोटिवेट हिम और हर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, आप उसको नई भाषा सीखने के लिए मोटिवेट कैसे करेंगे, अभिप्रेरित कैसे करेंगे कि वो एक और भाषा सीख ले? भाषा सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, भाषा सीखना इज ऑलवेज गुड। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा होता है, जितनी हम लैंग्वेजेस जाने उतना। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आस्क पीयर्स टू हेल्प हिम लर्न द न्यू लैंग्वेज, यानी उसके साथियों को कहेंगे कि भाई नई भाषा सीखने में उसकी मदद करो, जो भी वहां भाषा चलती होगी। फिर है यूज ट्रांसलेशन मेथड, यानी अनुवाद विधि का प्रयोग करो। फिर थर्ड क्या है, फटाफट से देखो, थर्ड क्या है ये देखो एक बार। वंदना तिवारी कह रही हैं आप बिहार ज्यादा यूज करते हैं, कोई संबंध? संबंध तो आप सभी से है, आप लोग हर जगह से जुड़े हुए हैं, है ना, संबंध कुछ नहीं है, फ्रेंड्स हैं एक दो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बिहार, पिछले 3-4 साल में मैं मतलब एक्सपीरियंस कर पाई हूँ। उससे पहले कभी बचपन से कभी मेरा कोई मतलब क्या इंटरेक्शन ही नहीं रहा। पिछले कुछ सालों में एक दो फ्रेंड्स बने जो मेरे को मतलब समझ में आया कि हाँ वहाँ पे भी एक अलग कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। ठीक, तो अभी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। देखो एक बार, इफ़ यू हैव अ रीजनल लैंग्वेज मीडियम, और आप में से बहुत सारे लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, देखो, इफ़ यू हैव अ रीजनल लैंग्वेज मीडियम स्टूडेंट इन योर क्लास, हाउ वुड यू मोटिवेट, आप कैसे मोटिवेट करेंगे बच्चों को नई भाषा सीखने में? बहुत बहुत संबंध जोड़ने में लगे रहते हो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, है, सब बता दें सारा कुछ। हिम और हर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, आस्क पीयर्स टू हेल्प हिम लर्न द न्यू लैंग्वेज, यूज, मैं मल्टीलिंगुअल भाषा जो बहुभाषी बनाने की कोशिश कर रही हूँ आपके क्लासरूम को, और आप मतलब शक कर रहे हो मुझे पे, सही है। ठीक, ये 3000 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 2200 लोगों ने लाइक किया है, ऐसे काम मत किया करो। देखो, आस्क पीयर्स टू हेल्प हिम लर्न द न्यू लैंग्वेज, यूज ट्रांसलेशन मेथड, विल प्रोवाइड लैंग्वेज बुक्स, विल अलाउ हिम टू कन्वर्स इन हिज लैंग्वेज। हाँ, ये बात ठीक है आपकी कि आप उसको उसकी ही भाषा में करने देंगे, मदर टंग को हम अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बात हो रही है नई भाषा सीखने के लिए मोटिवेट कैसे करेंगे। अब पूछा कुछ है, हम वही अपनी कहानी गा रहे हैं,
जो एनसीएफ ने हमें कही थी। हाँ, ये तो हमें पता है एक्सेप्टेबल है, ये थोड़ी कहा है कि उसको लैंग्वेज यूज नहीं करने देंगे, ये बात तो सही है ही, लेकिन बात हो रही है नई लैंग्वेज सीखने के लिए मोटिवेट कैसे करोगे, बताओ एक बार। विल प्रोवाइड लैंग्वेज बुक्स, तो बुक्स से बेटर ये नहीं है कि बच्चा एक्टिवली सीखे। ट्रांसलेशन मेथड सबसे बेटर है, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है, यहाँ है। आस्क पीयर्स टू हेल्प हिम लर्न द न्यू लैंग्वेज, यानी जो उसके पीयर ग्रुप हैं वो उसको मदद करें, अपने आसपास जो भाषा बोली जाती है उनके आपस में भी, तो क्योंकि टीचर तो चलो मान लो उसकी मदर टंग में भी सुन लेगा या सुन लेंगी, जो बच्चे वो तो आपस में वहीं की भाषा में बात करेंगे ना, जो लोकल लैंग्वेज होगी, तो वो भाषा सीखने में पीयर ग्रुप हेल्प करेगा। जब वो ग्रुप में बैठेगा कुछ कुछ चीजें पूछ लेगा कि भाई इसका मतलब क्या है, ये कैसे बोला तुमने, ये वो इस तरह की चीजें। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। किसी को 9th क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कमेंट आया था अभी, मैंने 2-3 बार देख लिया वो कमेंट। What do we see in a traditional teacher guided classroom? यार ये तो बच्चा क्वेश्चन है, एक बार सीटेट वाले चैप्टर्स भी देख लो, जो मैंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कराया हुआ है ना यूट्यूब पर ही, एक बार सर्च करके उसको पढ़ो, फिर समझ में आएगा कि कहानी चल क्या रही है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, जो चला आ रहा है। चला आ रहा है का मतलब क्या है, जिसमें चॉक एंड टॉक का इस्तेमाल होता था, जिसमें टीचर सेंटर में है, बच्चा सेंटर में नहीं है। टीचर एक्टिव है, बच्चा पैसिव है, तो ये तो सिंपल था कि आंसर बी ही बनना है कि ट्रेडिशनल वे में क्या होता था, बच्चा पैसिव होता था, टीचर एक्टिव था। अभी क्या मानते हैं हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कि बच्चे को एक्टिव करो, टीचर को पैसिव कह सकते हैं एक तरह से, एक क्वेश्चन में हमने देखा था, बट फैसिलिटेटर होता है टीचर पैसिव की जगह। हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ रीजनिंग इन द माइंड, यानी किसने कहा, एलिस। देखिए एक बार चल रहा होगा अभी, हाँ देखो एक बार, वो बीच में ऑफ हो गया था, कुछ इलेक्ट्रिक कट था, अभी भी है ही, देखो अभी चल रहा होगा। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो ये बात कही किसने है, हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ रीजनिंग इन द माइंड, दिमाग में तर्क को इनकलकेट करने का एक तरीका है गणित। बीच में बंद हो जाए तो समझ लेना हमारा जो सिस्टम है वो बोल चुका है, ठीक। देखो एक बार, तो आंसर क्या होगा, आर्यभट्ट नहीं, जॉन लॉक ने कही है ये बात, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, मतलब ऐसा बोर्ड कह रहा है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं और आप क्या ही करें इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, व्हाट इज द मीडियम टू कन्वे द मैसेज, यानी मैसेज कन्वे करने का मीडियम कौन सा होना चाहिए, संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम क्या है। पहला ऑप्शन है साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, एनी ऑफ द अबव टू सेंड अ मैसेज, इनमें से कोई भी तरीका हम यूज कर सकते हैं मैसेज को भेजने के लिए। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल्स टू एक्सप्रेस अ थॉट और फीलिंग, वर्बल और नॉन वर्बल सिंबल्स, द रिस्पॉन्स गिवन टू द मैसेज। बताइए एक बार, फटाफट से बताइए। नहीं शशि शर्मा, आपका नेट खत्म नहीं हुआ, हमारे यहां से इलेक्ट्रिक कट था। देखिए एक बार, ए ऑप्शन अनुज सिंह कह रहे हैं, व्हाट इज द मीडियम टू कन्वे द मैसेज, संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम क्या होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल्स टू एक्सप्रेस अ थॉट और फीलिंग, सिर्फ सिंबल्स क्यों, कई बार हम बोल के भी कर सकते हैं, कई बार हम कुछ दिखा के भी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, कई बार हम सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, सिर्फ सिंबल थोड़ा ही होगा। वर्बल और नॉन वर्बल, ये भी बात सही थी। द रिस्पॉन्स गिवन टू द मैसेज, रिस्पॉन्स की बात कहां से आ गई, तो अब बात है ए और सी में से किसी एक को चूज करने की। साइट यानी कोई चीज देख के भी हम मैसेज कन्वे कर सकते हैं, दिखा करके कोई चीज, इशारों से भी कर देते हैं कई लोग तो। हियरिंग यानी सुना करके या सुन करके, टच करके कोई चीज हमें पता लग जाएगा क्या है इसमें, टेस्ट करके और स्मेल करके, इनमें से कोई भी एक तरीका यूज हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि ये बात लिमिटेड है, बाकी जो ए ऑप्शन है वो ज्यादा ओपन एंडेड है, उसमें ज्यादा ऑप्शंस हैं मैसेज को पहुंचाने के लिए, इनमें से कोई सा भी तरीका हम यूज कर सकते हैं, ओपन एंडेड अप्रोच को हम अपनाएंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक बार, व्हाट क्वालिटीज शुड आ टीचर स्टडिंग सोशल साइंसेज इन स्कूल हैव, यानी स्कूल में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले एक शिक्षक के पास कौन से गुण होने चाहिए, कराने वाले होगा वैसे ये, यानी एक सोशल साइंस के टीचर के पास कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। पढ़िए एक बार ध्यान से, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए फटाफट से, 2 क्वेश्चन और हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अगर हम बात करें तो बी फ्री फ्रॉम prejudices and have an active social conscience, possesses an ability and expert in method, या फिर बी हाईली क्वालिफाइड, knowledgeable and have sufficient knowledge of history and geography, सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं आते एसएसटी में, और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, क्वालिफाइड तो होगा ही, जब स्कूल में है तो नॉलेजेबल भी होना बनता है। हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली, कम्युनिटी, स्टेट, नेशन एंड द वर्ल्ड,
ठीक है। हिज ट्रेनिंग शुड इंक्लूड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अगेन कई सारे सब्जेक्ट हैं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट को हम सोशल साइंस नहीं कह सकते, तो इट्स बेटर कि हम या तो सी में से एक चूज करें या ए में से एक चूज करें। ए कहता है बी फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस, यानी जो पूर्वाग्रह हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं समाज में, उनसे फ्री रहे वो शिक्षक। हैव एन एक्टिव सोशल कॉन्साइंस, यानी एक सक्रिय सामाजिक विवेक, समाज को लेकर के एक चेतना जो है उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, एक्टिव, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करता रहे समय के अकॉर्डिंग। पजेस एन एबिलिटी एंड एक्सपर्ट इन मेथड, ऑब्वियसली एबिलिटी भी हो और मेथड में एक्सपर्ट भी हो, तो इट्स बेटर कि ए ऑप्शन के साथ हम जाएं, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सोशल साइंस की, और क्वालिटीज की बात हो रही है एक टीचर में। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हैं आज। हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली, कम्युनिटी, स्टेट, नेशन एंड द वर्ल्ड। अगर मान लीजिए एक टीचर है जिसको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है, भरपूर अंडरस्टैंडिंग है समुदाय की भी, परिवार की भी, स्टेट की भी, नेशन की भी, वर्ल्ड की भी, लेकिन वो व्यक्ति प्रेजुडिस से भरा हुआ है, स्टीरियोटाइप से भरा हुआ है, पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है, वो क्या करेगा, भेदभाव करेगा बच्चों में। तो नॉलेज मैटर नहीं करेगी, मैटर क्या करेगा रश्मि, यहां नॉलेज के साथ साथ फ्री होना, प्रेजुडिस से, पूर्वाग्रह से फ्री होना। ऐसा ना हो एक बच्चा है जो किसी स्टेट से आता है तो उसको वो बहुत प्यार करे, दूसरा बच्चा है जो किसी और स्टेट से आता है उसको वो पसंद ना करे, एक बच्चा है जो गरीब परिवार का है उसको वो पसंद ना करे। तो प्रेजुडिस नहीं होने चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, अगर मैं कहूं तो ए ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ जाएंगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू सेलमैन, सोशल पर्सपेक्टिव टेक्स शेप इन विच एज ग्रुप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको गलत करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं शायद कल अगर मौका लगा तो कल डिस्कस कर लूंगी, नहीं तो कभी भी जब भी मौका लगेगा ये एक टॉपिक हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अगर हम बात करें, अभी बता दूंगी 11th का दोबारा आंसर, जिनको नहीं पता लग पाया तो बताइए। सब अपना तुक्का लगाने में लगे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू सेलमैन, सोशल पर्सपेक्टिव टेक्स, उन्होंने सोशल पर्सपेक्टिव की अलग अलग स्टेजेस दी हैं कि जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है वो कैसे बनता है बच्चे में। एक स्टेज है जब बच्चा सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, दूसरी स्टेज में क्या होगा, हो सकता है वो हल्का सा दूसरे के बारे में भी समझने लगे कि दूसरे लोगों का भी पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन वो माने अपना ही सिर्फ। ठीक, फिर इस तरह से अलग 4 स्टेजेस उन्होंने 4 दी हैं। तो ये 14 एंड अबव वाली स्टेज है, स्पेशली 12 के ऊपर वाली। यहाँ हमारे पास 12 से ऊपर का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसके साथ जाएंगे, जिसमें सेलमन कहते हैं क्या, कि सोशल पर्सपेक्टिव बच्चा कंसिडर करता है कि समाज में अलग अलग परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है। ठीक है जी। 11th का मैं अभी आंसर बता दूंगी, लास्ट में आपसे पूछ लूंगी कहीं कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार। ये सेलमन की कुछ स्टेजेस हैं जिन पे पर्सपेक्टिव टेकिंग पे किस दिन मैं डिस्कस कर लूंगी, हो सकता है अगर मौका लगा तो कल, नहीं तो मंडे वनडे को किस दिन कर लेंगे कभी कभार ये, जिसमें इन्होंने कुछ 4 स्टेजेस दी हैं। एक है ईगो सेंट्रिक पॉइंट जो 3 से 5 वर्ष है, फिर सोशल इन्फॉर्मेशन, ये आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, यहां से आप नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए एक बार। ये मैं शेयर मतलब डिस्कस कर दूंगी एक छोटे से वीडियो में, एक शॉर्ट पेडागोजी सेशन में। वॉट पर्पज कैन बी सर्व्ड बाय स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग को बेस्ट मेथड माना जाता है दुनिया का, मतलब स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज है, चाहे इंटरनेट आ जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, स्टोरी टेलिंग हमेशा रही है और रहेगी। आपने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी है, आपने स्कूल में कहानियां सुनी है, आप खुद अपनी कहानियां सुनाते हैं एक दूसरे को, मतलब स्टोरी टेलिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है और पढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हम कहानियों का प्रयोग करें। ठीक है जी बात। अगर मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूं, क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट पर्पस कैन बी सर्व्ड बाय स्टोरी टेलिंग। कहानी सुनाने के द्वारा कौन सा पर्पस, हम कौन सा उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कोऑर्डिनेटिंग परफॉर्मेंस विद अदर थीमेटिक एरियाज, यानी हम परफॉर्मेंस को अलग थीमेटिक एरियाज यानी अन्य विषयगत क्षेत्रों के साथ प्रदर्शन का समन्वयन कर सकते हैं। ठीक, फिर है डेवलप सेंसरी एबिलिटीज, संवेदी क्षमता विकसित कर सकते हैं, एक्सप्रेसिंग ओरली यूजिंग सिंपल इंटोनेशन एंड इंटोनेशन, वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स, सिलेबल्स एंड स्लर्ड वॉइसेस टू इंप्रूव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यानी स्टोरी टेलिंग किस पर्पस को सर्व कर सकती है। स्टोरी टेलिंग से मुझे याद आ रही है एक मूवी है तमाशा, बहुत बहुत ही प्यारी सी मूवी है, मतलब मुझे काफी पसंद है। नहीं तो बॉलीवुड में ज्यादातर बस एंटरटेनमेंट के नाम पे ही आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, सीखने वाली चीजें कम होती हैं। अगर मैं बात करूं तो उसमें एक वो बंदा है, आई थिंक पीयूष मिश्रा ही है ना, वो जो एक्टिंग करते हैं उसमें, बूढ़े इंसान की जो स्टोरी टेलर होता है, एक स्टोरी सुनाता है और फिर वो बाद में उसको डांट रहा होता है कि रणबीर कपूर को, जो एक्टर है, कि अपनी कहानी का अंत मुझसे पूछता है ये वो। तो स्टोरी टेलिंग क्या है, बेसिकली बहुत सारे पर्पज
सर्व कर सकती है। उनमें से जो बेस्ट पर्पस होगा वो है सरल सस्वर शैली, यानी प्रॉपर इंटोनेशन, यानी आवाज में उतार चढ़ाव, जिससे इमोशंस डिलीवर होते हैं कि वो बात किस तरह से कही जा रही है। ठीक, सुर परिवर्तन ऑब्वियसली इंटोनेशन, व्यंजन, अक्षरों और घबराहटपूर्ण आवाजों, घबराहटपूर्ण नहीं होगा, इसका कोई और वर्ड होगा इंग्लिश में, है ना, प्रॉपर इंटोनेशन की बात हो रही होगी। उपयोग करके मौखिक रूप से व्यक्त करना, यानी हम स्टोरी टेलिंग में मौखिक रूप से ओरली प्रॉपर इमोशंस को डिलीवर कर सकते हैं। बहुत सारी बातें बच्चे सीख सकते हैं किसके थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू। ये सब ऑप्शंस बाकी जितने भी हैं यहाँ आ जाएंगे। जिस सब्जेक्ट को आप समझाना चाह रहे हैं उस पे टॉपिक पे एक स्टोरी सुनाएंगे तो वो समझ भी आ जाएगा, सेंसेस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे क्योंकि बच्चा इमेजिनेशन करेगा। कोऑर्डिनेटिंग परफॉर्मेंस विद थीमेटिक एरियाज, ऑब्वियसली अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी तो वो बाद में परफॉर्म भी कर सकता है उस चीज को। क्या कह रहे हैं राजा बागड़ी, आप बीएड में एडमिशन ले लिया है, तैयारी कैसे करूं? सीटेट में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कैसे तैयारी करोगे, अभी बनाई थी कुछ टाइम पहले, एक बार वो देख लो। सारे अलग अलग प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं चैनल पे, उनको देखना शुरू करो एक तरफ से और नोट्स बनाना शुरू करो, और फिर बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो नए ढंग से तैयारी भी शुरू कर देंगे। इतने उतना कर लो और एक प्रीवियस ईयर ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ रीजनिंग इन द माइंड? लॉक। ये बोर्ड मानता है कि लॉक ने कहा है, ये डी ऑप्शन। 10th में भी किसी को कोई कंफ्यूजन थी, इफ यू हैव अ रीजनल लैंग्वेज मीडियम स्टूडेंट, हाँ आपकी क्लास में एक रीजनल मीडियम स्टूडेंट है, आप चाहते हैं कि वो दूसरी भाषा भी सीखे, तो उसको मोटिवेट कैसे करेंगे? ये नहीं है मजबूर कैसे करेंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे? तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा कि बच्चा अपने सहपाठियों के साथ भाषा को सीख ले, वैसे मोटिवेट कर देंगे, सिंपल बात है, इसमें क्या दिक्कत है ना? उसको अपनी मातृभाषा छोड़ने को नहीं कहा, क्वेश्चन ने पूछा ये कि दूसरी भाषा सीखने के लिए मोटिवेट कैसे करेंगे, ये नहीं कहा कि उसको अपनी भाषा में एक्सप्रेस करने देंगे या नहीं करने देंगे, वो तो करने ही देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है उस पर ध्यान देना है हमें। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो। बाकी क्वेश्चंस तो सब जगह मिल जाएंगे आपको, डिस्कशन अगर समझ में आया, पसंद आया, थोड़ा सा डिफरेंट भी लगा होगा, ये जो पीडीएफ है विद आंसर्स, ये आपको मिल जाएगी लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है जी। अलका मिश्रा, कहाँ समस्या हो रही है कमेंट करके बताइएगा, कल एक बार फिर से बता देंगे, कहीं अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट रह गया होगा तो। क्वेश्चन थोड़ा समझने वाले थे आज के, जो कि देखने में हल्के लग रहे थे बट गलत हुए होंगे जरूर। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए हैं ये भी जरूर बता के जाइएगा कमेंट सेक्शन में। कल के कमेंट मैंने नहीं देखे हैं, आज देख लूंगी। ठीक है जी। हो सकता है कल छुट्टी रहे तो कल का तो कल ही देखेंगे, वैसे जहां तक छुट्टी रहेगी, नहीं तो टेलीग्राम पे मैं बता दूंगी अगर कोई और बात हमें करनी हुई तो। नहीं तो ब्लूम का टेक्सोनॉमी वाला पार्ट करा सकती हूँ बट अभी नहीं कराऊंगी, हो सकता है कि मंडे ही करेंगे, फिर संडे को संडे वार्ता होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, गांव जाना है बट पूरी कोशिश करूंगी कि मैं संडे को ही आ जाऊं। ठीक है, कल की छुट्टी ही मानिएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो ले पाऊंगी, 1% चांस है कि ले लूं। करियर लैब पे 7 बजे शाम को। चलो फिर टेक केयर, बाय बाय। अलग अलग बैचेस का अलग हिसाब है, कमेंट में बता दीजिएगा जहाँ कोई समस्या रह गई हो। टेक केयर, गुड नाइट, लाइक शेयर कर दीजिएगा। सीटेट जल्दी आने की उम्मीद है, बाकी देखते हैं, 20 तारीख तक वेट कर ले।